Hey guys, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Garg Classes. I hope you all are enjoying my video and doing well. तो गाइज आज हम हमारे इकोनॉमिक्स की MCQ सीरीज़ के 7th पार्ट पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 6 पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, वो भी इन डिटेल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल की आप उनको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में जिस तरह के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे आपके रहने वाले हैं मैच द फॉलोइंग। आपको पता है एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो मैच द फॉलोइंग पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस तो समझाऊंगी डिटेल में, साथ साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह से जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करना होता है एग्जाम में, कि आप कम टाइम में क्वेश्चंस भी सोल्व कर सको और आपका आंसर भी करेक्ट हो। तो जानना चाहते हो ना सब इसके बारे में, तो चलिए हम हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो ये रहा गाइज आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फॉर अ कंज्यूमर। अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो कंज्यूमर की डिमांड को, सेकंड बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ क्वांटिटी, तो अब आपको बताना है किससे मैच करोगे। यहाँ पर गाइज आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखिए आपको बोला है अगर आप कंज्यूमर की डिमांड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हो, कंज्यूमर की डिमांड को ग्राफ पर शो करते हो, और सेकंड वाला क्या कहता है, क्वांटिटी को अगर आप हॉरिजेंटली जो है शो करते हो, तो अब आपको बताना है वो कौन सी डिमांड कहलाएगी। तो गाइज मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एक बात बोली थी, जो एक तो होती है आपकी क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और एक होती है आपकी नॉर्मल डिमांड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क होता था? क्वांटिटी डिमांडेड में जब हम एक इंडिविजुअल डिमांड को लेकर चलते हैं, जबकि अगर हम डिमांड की बात करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरी होल डिमांड को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला, अगर आप हॉरिजॉन्टल समेशन करते हो क्वांटिटी को, मतलब अगर आप क्वांटिटी, जैसे अगर मैंने बोला 4 रुपये के यूपर कितनी डिमांड हो रही है, 10 गुड्स की डिमांड हो रही है, 2 रुपीज़ पर आप डिमांड कर रहे हो 20 यूनिट्स की, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ क्वांटिटी का मतलब है, जब आप सिर्फ और सिर्फ इसको शो कर रहे हो, सिर्फ एक ही क्वांटिटी को अगर आप शो करते हो, इसका मतलब ये क्या है, आपकी इंडिविजुअल डिमांड है, और अगर आप सारी को लेकर चलते हो वो आपकी मार्केट डिमांड। तो फर्स्ट आपका मैच करेगा 2 से एंड सेकंड आपका मैच करेगा फर्स्ट से। तो देखिए फर्स्ट 2 से और सेकंड 1 से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड होता है गाइज आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप जो आपको पता है कि ये पक्का सही है आप उसको सेलेक्ट करो, और जो आपको लगता है कि इस पर डाउट है उसको साइड में रखो। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बोला नॉर्मल डिमांड कर्व। अब आपको सबको पता है क्या कि जो नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है वो क्या है, उसकी शेप क्या होती है, आपकी डाउनवर्ड होती है ना। नॉर्मल डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, टू दी राइट। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट का क्या होगा, सेकेंड। फर्स्ट का क्या है, सेकेंड। तो अब देखिए ए के ऊपर सेकेंड, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब ये बी और डी ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए ना, इनका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अब आता है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है उसका आपको बताना है कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा। अब गाइज एक बात बताइए, इनकम कंजम्पशन कर्व में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी इनकम अगर ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनेगा, आपका डिमांड कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड टू द राइट। ये बनता है आपका डिमांड कर्व, क्योंकि जैसे आपकी इनकम इतनी थी, क्वांटिटी इतनी, अगर आपकी इनकम इतना इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी में भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब आपका इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा है, अपवर्ड टू द राइट। तो अब आपको पता है बी का थर्ड होगा, तो फर्स्ट के अंदर बी का थर्ड है लेकिन सी के अंदर तो बी का फर्स्ट है, इसका मतलब ये भी आपका एलिमिनेट। तो आपका करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से अगर गाइज आप एलिमिनेशन मेथड करोगे तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे सॉल्व आउट करना।
नेक्स्ट आपको बोलता है इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अब इन इलास्टिक डिमांड कर्व है तो इसका मतलब क्या है, आपकी डिमांड में तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर आपकी डिमांड चेंज नहीं होगी इसका मतलब आपका डिमांड कर्व क्या बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो सी आपका फर्स्ट से मैच करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 3, 1। क्लियर टू एवरीवन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स बताइए इनमें से कौन सा होगा। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जिनको हम एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। तो टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी क्या है, अगर आपके टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी को आप ले सकते हो ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसी है, एक जैसा काम करती है। तो ये क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका मैच करेगा टी एंड कॉफ़ी के साथ। सबको पता है कि सब्स्टिट्यूट हमारे ये होते हैं। तो फर्स्ट का मैच करो सेकंड से। तो अब यहाँ देखिए सबसे इजी है, ये भी एलिमिनेट, क्योंकि ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट। तो फर्स्ट का अगर आप सेकंड से मैच करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन से आपका जो है ये क्वेश्चन सोल्ड आउट हो गया। तो आपका टाइम भी सेव हुआ और डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो भी एकदम सही होगा, क्योंकि आप श्योर हो 100% कि सब्स्टिट्यूट गुड्स तो आपकी टी एंड कॉफ़ी होती है। उसके बाद में आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, जो एक दूसरे की पूरक होती है। तो एक दूसरे की पूरक कौन सी है, कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती और कार के बिना पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है, पियोगे थोड़ी ना पेट्रोल को, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये आपका इससे मैच करेगा। तो अब आप देखो बी का थर्ड मैच कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स क्या है, जिसके अंदर आपका इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सी आपका फर्स्ट से मैच कर रहा है। और इन्फीरियर गुड्स में क्या है, आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स कम परचेज करोगे। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो पता लगा आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस डिमांड इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द। आपको बोला जो क्रॉस डिमांड है वो क्या है, उसके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। किसके चेंज होने की वजह से, आपको पता है क्रॉस डिमांड क्या होती है, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन निकालते हैं कि एक का अगर एक गुड का प्राइस बढ़ा तो दूसरे गुड्स की डिमांड जो है वो क्या होगी, इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये आपका क्या बोलता है कि अगर एक के अंदर इसको चेंज हुआ, मतलब एक का अगर डिमांड चेंज हुई तो उसकी वजह से दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाएगा। क्लियर, क्रॉस डिमांड हम उसी को ही बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आती है ये। उसके बाद में तो फर्स्ट आपका मैच करेगा सेकंड से। तो आप देखिए फर्स्ट आपका अगर मैच करेगा सेकंड से, तो सेकंड से तो यही मैच कर रहा है, बाकियों में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इनको एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट। अभी फिर भी हम इसको करके देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल बी हायर। एक प्रोडक्ट के लिए जो इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो हायर होगी। कब हायर होगी, इलास्टिसिटी जो है डिमांड की किस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई होती है जब आपके सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है तो अगर एक गुड्स के अंदर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उसकी डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इसलिए हम बोलेंगे कि इलास्टिसिटी होती है। क्लियर। फिर आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट। अब लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड आपको रिलेशनशिप बताता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। और लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो आपकी जो डिमांड है वो, जब प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये चीज़ गाइस ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों पॉइंट, यहाँ पर क्या कहता है, अगर लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट की बात करता है तो मतलब वो क्या दिखाएगा, आपको रिलेशनशिप दिखाएगा। लेकिन अगर वो कहता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो इसका मतलब आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये चीज़ इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगर इंडिकेट कहता है तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप वाला सेलेक्ट करना है। डन टू एवरीवन। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस वेयर द। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या है, एक प्राइस होता है जहां पर क्या होगा, बताइए इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होता है, कौन से प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं,
आपको मैंने ये बताया था ना, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपकी सप्लाई कर्व। तो कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है ना, क्योंकि ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो ए जो है वो आपका मैच करेगा सेकंड से। तो अब ए सेकंड से मैच कहाँ कर रहा है, इस यहाँ पर मैच कर रहा है। उसके बाद में एक्सेस सप्लाई कैन बी डिफाइंड। जो एक्सेस सप्लाई होती है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, तो ऑब्वियसली उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो आप क्या करोगे, सप्लाई में से डिमांड को माइनस कर दोगे। एक्सेस का मतलब ही क्या होता है, ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो उसको आगे रखो और कम वाले को माइनस कर दो। टी एंड शुगर, बताइए टी एंड शुगर क्या सब्सटीट्यूट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या शुगर के बिना टी बन सकती है? अब आप बोलोगे मैम जो शुगर फ्री टी पीते हैं उनके लिए तो बन सकती है, यस राइट बन सकती है, बट लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता है कि ये आप एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आपको पता है हर एक चीज़ में एक्सेप्शन तो कहीं ना कहीं होती है, तो जो शुगर फ्री वाले हैं वो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शंस है। ओके, तो इसका सी को मैच करेंगे फर्स्ट से, तो सी को मैच किया फर्स्ट से। तो अब आप देखते जाओ आपका क्वेश्चन आंसर क्या बन रहा है, एक्सेस डिमांड कैन बी डिफाइंड एज। अब डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड में से सप्लाई को माइनस कर दो, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 2413। देखो क्या सीरीज चल रही है, हर एक में आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है, राइट। तो इस तरह से गाइज आपको क्वेश्चंस जो है मैच करने हैं। जिस भी आप अगर मान लीजिए आपको जो है इन चारों ऑप्शन में से आपको बी ऑप्शन पता है कि यस मुझे बी पर मैं श्योर हूँ कि एक्सेस सप्लाई जो है वो क्या होती है, सप्लाई माइनस क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप बी को 4 से मैच करके देखो। अब देखो इन सब में 4 किस में आ रहा है, बी पर, ओनली फर्स्ट में ही 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से करो, आपके लिए बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट देखिए अब आप, इंक्रीज इन डिमांड। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है आपका, सबसे पहले तो इंक्रीज इन डिमांड किस वजह से होती है, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, और जो इसका प्राइस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन अदर फैक्टर चेंज होते हैं, तो उस वजह से जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो वो आपकी कहाँ पर शिफ्ट करेगी, वो आपकी अपवर्ड शिफ्ट करेगी। तो ये क्या होगा, आपका इंक्रीज इन डिमांड आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड से। अगर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है तो एक्सटेंशन में मैंने आपको बताया था कि वो कब पिक्चर में आता है, जब आपके ओनली एंड ओनली प्राइस में चेंज होता है, और प्राइस में चेंज होता है एक्सटेंशन कब होगी, जब आपके एक ही डिमांड कर्व पर आप अप एंड डाउन घूमते रहते हो, तो इसमें क्या होगा, आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी आपके डिमांड कर्व की। एक्सटेंशन में क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी आपके डिमांड कर्व की, ठीक है। फिर बोला डिक्रीज इन डिमांड, अब तो इजी हो गया कि ये इससे मैच हो गया। अब डिमांड डिक्रीज होगी तो इसका मतलब वो क्या करेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी आपकी डिमांड कर्व, और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, अपवर्ड, और इसमें बैकवर्ड, क्लियर। तो ये आपका इससे मैच करेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2413। क्लियर टू एवरीवन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने ये रहा, तो अब ये देखिए गाइज ये क्वेश्चन क्या बोलता है, नॉर्मल डिमांड कर्व। आपको पता है नॉर्मल डिमांड कर्व अभी तो आया, ये क्या होता है, डाउनवर्ड टू द राइट, तो इसका मतलब फर्स्ट आपका मैच करेगा सेकंड से, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है। उसके बाद में इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व मैंने आपको बताया जो कि क्या है, अपवर्ड होता है राइट की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद में इनइलास्टिक डिमांड कर्व, इनइलास्टिक डिमांड कर्व जहाँ पर आपके डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद में अब ये देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट विल भी। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी है डिमांड जो कि दो आपस में परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, तो उनका कैसे बनेगा। अब आपको क्या बोला, दो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है,
अब अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो आपको पता है कि डिमांड क्या है, इलास्टिक होती है। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग गुड्स है, ठीक है, और वो दोनों आपस में क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो वहाँ पर आपकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्या होगी, इन्फिनिटी। तो देखिए फर्स्ट आपका सेकंड से मैच करेगा, यस, सेकंड आपका फोर्थ से मैच करेगा, फिर आपका नेक्स्ट थर्ड आपका फर्स्ट से मैच करेगा, एंड देन तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर एवरीवन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका गाइस थोड़ा ध्यान से देखना, आंसर देना। असेंशियल गुड्स, अगर आप बात करोगे किसकी, असेंशियल गुड्स की। असेंशियल गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। कंफर्ट्स गुड्स जो है, जो कि हमें जो है हमारे कंफर्ट के लिए चाहिए होती है। फिर आती है लग्जरी गुड्स। लग्जरी क्या होती है, जो कि महंगी आइटम्स हो, लग्जरी मतलब कि जो हमें हमारे ऐशो आराम के लिए चाहिए। प्रेस्टीज जो कि क्या है, एक ब्रांडेड होती है, ब्रांड वैल्यू जो होती है, ठीक है। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर गाइस आपकी होती है असेंशियल गुड्स, अगर क्या है असेंशियल गुड्स है, तो लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल, कि अगर आपकी सेल जो है उसके अंदर क्या होगा, चेंज तो होगा, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो गुड्स है ये हमारे लिए असेंशियल है, ठीक है। अगर इनके प्राइस में अप एंड डाउन्स होंगे तो आपकी जो सेल है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी, उसके अंदर कम चेंजेस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू योर प्राइजेस। फिर अगर आप बात करते हो अपनी कंफर्ट गुड्स की, किसकी, कंफर्ट गुड्स की, तो कंफर्ट में गाइस क्या होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो आपके प्रोपोर्शनेट चेंज आपको देखने को मिलता है आपके सेल के अंदर। मतलब जितना आपके सेल में चेंज होगा ना, ऑलमोस्ट उतना ही जो चेंज है वो आपके कंफर्ट में होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ना सबसे पहले जाओ प्रेस्टीज के पास, ठीक है। अब आपको पता है इन सब में से, ठीक है, लग्जरी महंगा होता है, नो डाउट महंगा होता है। प्रेस्टीज जो है वो क्या है, आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट है। प्रेस्टीज वैल्यू कहते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है ये। तो अब अगर आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी प्रेस्टीज गुड्स है, अच्छा खासा ब्रांडेड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेल इंक्रीज होगी ना उसकी वजह से। तो अब देखो आपको पता है फोर्थ का डी है, तो फोर्थ का डी तो इसमें भी है मैम, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो गया यहाँ से, ये कैंसिल। अब लग्जरीज पे जाओ। अब आपको पता है जो लग्जरी आइटम होती है, लग्जरी आइटम में क्या है कि आपकी सेल इंक्रीज होगी जैसे अगर आप उसके प्राइस बढ़ाओगे। लग्जरी आइटम तभी परचेज करते हैं ना जब उनका प्राइस ज़्यादा होता है। लग्जरी आइटम का अगर आप प्राइस कम कर दोगे ना, कोई लेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उनको क्या होगा कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल नहीं है। तो वो जब वो खरीदते ही तब है जब उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल। तो थर्ड का थर्ड मैच करो। अब थर्ड का थर्ड मैच करेंगे तो इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, बट इसमें नहीं कर रहा, तो इसको भी हटाओ। अब उसके बाद में बच्चे हमारे पास दो। अब इसमें देखो कंफर्ट का, जैसे मैंने बता ही दिया, कंफर्ट में क्या होता है कि आपकी प्रोपोर्शनेट चेंज होती है सेल में, कि आप जितना प्राइस बढ़ाओगे उतनी आपकी सेल में थोड़ा बहुत आपका क्या है, चेंजेस होगा। तो ये आपका सेकंड से मैच करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 2 3 4 जो है यही इसका करेक्ट आंसर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस अब आपके सामने, लॉ ऑफ डिमांड इज फुली एप्लीकेबल। बताइए लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरह से एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, गिवन गुड्स में? नो मैम, गिवन गुड्स में तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता ही नहीं है, राइट। वेबलन गुड्स पार्टली एप्लीकेबल, वेबलन गुड्स पे जो है वो आपका लॉ ऑफ डिमांड पार्टली लगेगा। ये नॉर्मल गुड्स फुली एप्लीकेबल, नॉर्मल गुड्स के केस में जो है वो क्या है, फुली एप्लीकेबल होगा। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि आपका जो लॉ ऑफ डिमांड पूरा एप्लीकेबल किस में होता है, नॉर्मल गुड्स में होता है। तो फर्स्ट का सी आएगा। तो फर्स्ट का सी देखिए, इसमें तो फर्स्ट का फर्स्ट है, इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, तो इसका मतलब डायरेक्ट ही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। लेकिन हम इसके सारे ऑप्शंस करेंगे क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, मतलब लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी किसी के ऊपर नहीं लगता। तो वो क्या होती है, वो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस होती है, और एक्सेप्शंस में आपकी आती है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आपका आता है लॉ ऑफ डिमांड इज पार्टली एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, वेबलन गुड्स जो है वहाँ पर पार्टली एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे गाइज ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो एप्लीकेबल एट ऑल है ना, ये आपका इसी का यहाँ पर पोर्शन आया हुआ है, ये सिर्फ इतना है,
कि लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एंड लॉ ऑफ डिमांड इज, तो उस अकॉर्डिंग आपको इसको मैच करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 312 जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर हम बोलते हैं कि आपकी डिमांड परफेक्ट इलास्टिक है, तो अब वो बताइए परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या होता है। इलास्टिक का मतलब क्या है, इन इलास्टिक का मतलब क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी। तो आप सबसे पहले जाओ यूनिटरी पे। आपको पता है यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, जब आपकी डिमांड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो मतलब आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है वो तो 1 से मैच करेगा। तो डायरेक्टली देखो ऑप्शंस में फिफ्थ ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये रहा, 1 से मैच कर रहा है। तो डायरेक्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब एलिमिनेट। ठीक है, बाकी सब एलिमिनेट, बट फिर भी हम आगे देखते हैं। अब आप ये देखिए यूनिटरी इलास्टिक 1 हो गया। अब उसके बाद में परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, जब आपकी जो डिमांड है वो क्या होती है, सॉरी परफेक्ट इन इलास्टिक है, सॉरी मैंने देखा नहीं। परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या है, जब आपकी डिमांड क्या होगी, जब आपकी डिमांड इन इलास्टिक जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपकी ये 0 के इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद में इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जहाँ पर क्या है आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, इसका मतलब आपकी डिमांड कम है और आपका मतलब डिमांड में कम चेंज हो रहा है कंपेरिजन टू योर प्राइस। फिर आती है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या है, जब आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है प्राइस के कंपेरिजन में। और परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, जब आपकी डिमांड जो है वो क्या है, इन्फिनिटी होती है। क्लियर। तो ये जो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 42531। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स जो हमारा टॉपिक है हमारी इस यूनिट के अंदर, तो आपको बताना है कौन सा जो प्रॉफिट है किसने दिया। ठीक है, आपको ये नेम जरूर लर्न होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अब आपको बताना है, सबसे पहले आप बात करते हैं सिक्योरिटी प्रॉफिट। जो सिक्योरिटी प्रॉफिट है वो किसने दिया, तो ये आपका मैच करेगा प्रोफेसर रोथस्चाइल्ड से। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला मतलब एक ट्रिक बताती हूँ। देखो आपको पता है ना कि सिक्योरिटी जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो अपने बच्चे की सिक्योरिटी चाहते हैं, राइट। तो सिक्योरिटी प्रॉफिट के लिए एक बच्चे की तरह अगर अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप उससे इसको याद कर सकते हैं कि सिक्योरिटी किसकी, प्रोफेसर रॉथस्चाइल्ड। सिक्योरिटी से प्रोफेसर रॉथस्चाइल्ड, चाइल्ड की सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है क्या, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन एंड मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। तो जो मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन जो है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अब देखिए मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन जो मॉडल है ये किसने दिया था, आपका प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल आपका किसने दिया, प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। और साथ साथ इसमें एक नाम और याद करना है आपको, पेनरोज। क्या नाम याद करना है, मिसिस पेनरोज जो है उन्होंने भी इसमें साथ में अपना कंट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद में प्रोफेसर मिल्टन कैफोगल्स, इन्होंने क्या दिया, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है वो इन्होंने दिया। तो गाइज ये थे आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 231। प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या दिया, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, जो कि मिसेस पेनरोज ने भी दिया। प्रोफेसर मिल्टन कैफेगल ने आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, एंड प्रोफेसर रॉथस्चाइल्ड ने क्या दिया, सिक्योरिटी प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये प्रॉफिट्स जो है ये याद करने हैं कि किसने कौन सा जो प्रॉफिट दिया। लाइक अगर मैं बात करूँ सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट आपका किसने दिया था, बाउमल ने। ठीक है, और जो आपका और कौन सा आता है, सेटिस्फाइजिंग थ्योरी, जो सेटिस्फाइजिंग मॉडल है वो किसने दिया, आपका स्कीटोवॉस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डिक्रीज इन आउन प्राइस। अगर किसी कमोडिटी का खुद का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है, इतनी बार तो बताया मैम आपने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट, अगर टेस्ट के अंदर चेंज हुआ, अनफेवरेबल चेंज हुआ, तो मतलब आपकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर खुद का प्राइस इंक्रीज हुआ कमोडिटी का, तो आपकी डिमांड एक्सटेंड होगी। तो फर्स्ट का फर्स्ट से मैच करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बाकी सबको करो एलिमिनेट। क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे गाइज नहीं, ये देखिए ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। यस सॉरी, इंक्रीज इन आउन प्राइस, अगर खुद का प्राइस बढ़ेगा तो आपका सी का सेकंड है, तो सी का सेकंड। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार
दोबारा से करके बताती हूँ, आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजन। अब देखिए दोबारा से, फर्स्ट वन क्या है आपका, डिक्रीज इन नाउन प्राइस। जब कमोडिटी का खुद का प्राइस अगर कम हो जाता है, अगर खुद का प्राइस कम होगा तो उसके क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो आपका एक्सटेंशन होगा। अनफेवरेबल चेंज हो रहा है टेस्ट में तो डिक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है कमोडिटी का खुद का प्राइस तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो आप देखिए फर्स्ट का सेकेंड दो में है, इसमें और इसमें, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया आपका। उसके बाद में अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट थर्ड, तो सेकंड का थर्ड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो ये थे गाइज हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने मैच द फॉलोइंग किए। इसका इन क्वेश्चंस के पीछे गाइज मेरा मेन मोटिव क्या था कि आप लोगों को ट्रिक बताना कि किस तरह से आप मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, आप उनको किस तरह से सोल्व आउट करोगे। अब आपको पता लगा ना कि एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो बेस्ट मेथड रहता है, जहाँ से आपके क्या है क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो है अगर आप एक भी ऑप्शन पर श्योर हो तो ऑलमोस्ट जो है आपके ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये थे गाइस हमारी आज के कुछ क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। गाइस बिल्कुल भी उसको मत भूलना देखना, क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। सो ऑल द बेस्ट गाइज, हैप्पी लर्निंग। एंड वन मोर थिंग, सिर्फ मेरे लिए 1 मिनट निकालना और मेरी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड क्रैक योर GRF।